गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपके सोशल साइंस की आपकी भूगोल की बुक का पहला पार्ट पढ़ रहे थे। जो हमारी लास्ट क्लास थी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे कि सॉइल को किन किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है और कितने टाइप की सॉइल होती है। हमने लास्ट पढ़ा था लैटराइट सॉइल। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। अब ये जो मिट्टी है मरुस्थली जो है इसका रंग कैसा होता है? लाल कलर का या फिर भूरा होता है। और ये मिट्टी में रेत ज़्यादा पाई जाती है और लवणीय मतलब सॉल्टी हम इसे कह सकते हैं। इसमें नमक की मात्रा इतनी होती है कि जहाँ पे ये है और वहाँ पे अगर कोई पॉन्ड है या कोई भी वाटर सोर्स है तो अगर उसका पानी का भाप बना दिया जाए तो वहाँ पे खाने का नमक भी बन सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। अब ऐसी जगहों पर क्या होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वाटर वेपरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स पानी से भाप बनने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, अधिक होती है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस और नमी की कमी भी पाई जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। अब जैसे जैसे ये सतह जो ये सॉइल है इसके नीचे हिस्से में जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी और ज़्यादा नीचे के हिस्से में जाएंगे तो जो कंकड़ हैं वो चूने की सतह पे जो चूने के कंकड़ हैं वो नीचे और ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से यहाँ पे जो मिट्टी है इसको सही तरीके से इरिगेट किया जा सकता है और इसे फिर एग्रीकल्चर बेस्ड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन मृदा, दैट मीन्स फॉरेस्ट सॉइल। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में परिवर्तीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्लटदार होती हैं। अब ये जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? माउंटेनस एरिया में या प्लेट्यूज वाले जो हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे पानी की मात्रा, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ वैसी बात है कि रेन का जो परसेंटेज होगा वो हाई होगा और ये वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव आता है। नदी घाटी की ये मृदाएं दोमट और सिल्वटदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। अब नदी के अंदर से जो रेत आती है वो कैसी होती है? बहुत महीन होती है, बारीक होती है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो ऊपरी परत पे आते हैं ढलानों से होते हुए वो कैसे होते हैं? मोटे कंकड़ वाले, दैट मीन्स लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। ये अधिसिलिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब आगे क्या बताया गया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक नेचर होती है और उसमें ह्यूमस की भी क्या होती है? कमी होती है। और ये जो नदी घाटी के नीचे वाला हिस्सा होता है तो वो जलोढ़ पंख, दैट मीन्स एलुवियल होती है और ये एलुवियल होने के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मृदा अप्रदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अप्रदन कहा जाता है। सॉइल इरोजन हम सीधे से कह सकते हैं और संरक्षण मतलब सॉइल कंजर्वेशन। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार वह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा
अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसके उत्खात भूमि बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड रैवेन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन, शीट इरोजन कहा जाता है। अब क्या होता है, जो सॉइल कंजर्वेशन है, यहाँ सॉइल इरोजन है, वो कैसे होता है। सॉइल इरोजन तो सीधी सी बात है, अगर ओवर ग्रासिंग कर दी जाए, डिफॉरेस्टेशन, ये इसके दो प्रमुख कारण हैं, खनन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। हम इन्हीं सबको क्या बोल सकते हैं कि ये मेन कॉज हैं काय के, सॉइल इरोजन के। अब सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। अब बहुत बार क्या होता है कि बेसिन जो रिवर्स होती है, उनके पानी के साथ बहाव अगर तेज़ होता है तो भी मिट्टी बहकर आ जाती है, तो भी सॉइल इरोजन होता है। अब ऐसी भूमि जिस पे जुताई नहीं की जा सके, उसको क्या कहा जाता है, बैडलैंड कहा जा सकता है। और जो चंबल बेसिन की भूमि है, उसको रैवेन भूमि कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। अब अगर एक तो हो गया वाटर की वजह से इरोजन होना, ठीक है, और अब सेकंड कौन सा बताया गया है, विंड की वजह से इरोजन होना। मतलब अगर तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह रुड़कर चले जाती है, ठीक है, तो फर्टिलिटी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अफेक्ट होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, पवन अपर्दन कहा जाता है, मतलब सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। अब कई बार एग्रीकल्चर करते समय या फार्मिंग करते समय ध्यान नहीं रखते और क्या करते, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड ज़्यादा डाल देते, तो भी होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। अब कई बार हल जोतते टाइम या ट्रैक्टर से, अब तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो जब खेत की जुताई की जाती है तो अगर पर्टिकुलर सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो पानी जब सिंचाई करेंगे तो बहता हुआ आएगा और मिट्टी भी नीचे की तरफ बहती हुई, ढलती हुई चले जाती है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। अब ढलान वाली जितनी भी जगह होती हैं तो वहाँ पे हल चलाने की गति कैसे हो जाती है, धीरे धीरे ढलती जाती है और जल कैसा होता है, गति से बहता है। इसे समोच्च जुताई, काउंटर प्लॉगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्यमी हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। अब अगर कोई ऐसा लैंड सरफेस एरिया है जहाँ पे स्लोपी है, ढलान में है, तो उसको सीढ़ी के तौर पे काट के और फिर अगर फार्मिंग करेंगे तो मिट्टी एक पे से बह के दूसरे पे आएगी, दूसरे पे से तीसरे, लेकिन मिट्टी फिर वेस्टेज में जाएगी नहीं, फर्टिलिटी भी उस जगह की कम नहीं होगी। बड़े खेतों में पट्टियों को बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है और पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। अब कई बार बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही खेत को डिवाइड कर देते हैं और चैम्बर्स बना देते हैं। वो चैम्बर्स में और जो पर्टिकुलर जिसमें आपने ग्रेन लगाया है तो उसके पास एक घास की ज़रूर पट्टी बनाते हैं, ताकि अगर सॉइल इरोजन हो भी या पानी की वजह से मिट्टी बहे तो वहीं के वहीं अटक जाए, बाहर की तरफ ना जाए। ऐसे को स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना ही पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीले स्थानीकरण के महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब सैंड ड्यूज जो होते हैं ना रेगिस्तान वगैरह में, उसको बचाने के लिए एक्चुअली वो ना हो सॉइल इरोजन उस जगह का, तो क्या किया जाता है, आसपास बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो कैसे काम करते हैं, एक रक्षक के तौर पे काम करते हैं, मिट्टी को ज़्यादा बहने नहीं देते हैं, ना उड़ने देते हैं। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप
में से अगर किसी बच्चे का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का आगे का छूट गया है या सोशल साइंस के बाकी चैप्टर छूट गए हैं तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे देख सकते हैं।